फिल्म खुलती है क्योंकि हम ग्रेग नामक एक पर्यटक देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर उनके गर्भवती दोस्त हीथ वे टकर के अनुभव नामक एक शार्क पिंजरे आकर्षण पर पहुंचे हैं। लेकिन टकर जो जगह चलाता है कहीं भी नहीं देखा जा सकता है। इसके बजाय वे डेव नामक एक विक्रेता के पार आते हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि हाल ही में एक आदमी पर बैल शार्क द्वारा हमला किया गया था। लेकिन जोड़ी सिर्फ इस कहानी पर हंसती है जब तक कि टकर प्रकट नहीं होता है और उन्हें उत्साह के साथ बधाई देता है। टकर सीखता है कि दो पर्यटक कनाडा से हैं और पूछता है कि क्या वे एक जोड़े हैं, लेकिन हीथ स्पष्ट करता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं जो एक ही छात्रावास में रहते हैं। यह पता चला है कि उन्हें समूह के साथ समुद्री वर्ल्ड जाना था, लेकिन दोनों सोए और इसे याद किया। टकर तब मजाक में कहता है, उस मामले में कोई नहीं जानता कि वे यहाँ हैं, जो हीथ को बहुत असहज महसूस करता है। भले ही दोनों अजनबी की नाव पर सवार हों और खुले समुद्र में बाहर निकले, टकर अपने बचपन के बारे में पर्यटकों को खोलता है, यह कहते हुए कि जब वह सिर्फ 7 साल का था तो उसे शार्क द्वारा क्रूरता से हमला किया गया था। अंततः उसे जीवित रहने दिया, लेकिन गले में हमले ने उसे अपने धड़ में एक गहरी निशान के साथ छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद वह शार्क को आकर्षित करने की उम्मीद करते हुए पानी में चारा से भरा बाल्टी फेंकता है। हीथ इन प्राणियों से डरता है और आतंक करना शुरू कर देता है, इसलिए टकर उसे कुछ विश्राम तकनीक सिखाता है जो अंततः उसकी नसों को शांत करती है। बाद में पर्यटक पिंजरे के अंदर पानी में कूदते हैं, जहां वे दर्जनों शार्क सर्कलिंग देखते हैं। उन्हें हीट एक बार फिर से भय में जमे हुए है, लेकिन ग्रेग अपने गर्म हाथ की पेशकश करके उसे शांत करने का प्रबंधन करता है और इसलिए हीट अंत में अनुभव का आनंद लेना शुरू कर देता है और इन प्राणियों की प्रेतवाधित सुंदरता की सराहना करता है। जब जोड़ी फिर से उठती है तो वे उत्साहित रूप से टकर के साथ अपने अद्भुत अनुभव साझा करते हैं और रोमांच के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर अचानक टकर पर्यटक को ओवरबोर्ड फेंकता है। अगली सुबह हम पास में ज़ेफिर सर्फिंग नाम की एक अमेरिकी महिला को देखते हैं और उसके जीवन का समय होता है। वह जल्द ही एक दुकान पर पहुंचती है जहां मूसा नाम का एक आदमी जंपर केबल्स के लिए कैशियर से पूछ रहा है, जो स्टॉक से बाहर हैं। बाद में ज़ेफिर कचरे में अपने ठंडे पेय खाली कर देता है। यह पता चलता है कि उसने अंदर एक चोरी हुई आइसक्रीम छिपाई है। तब मूसा उसके पास आकर पूछता है कि क्या उसके पास जंपर केबल हैं, लेकिन जब वह इनकार करती है तो मूसा ने अपनी चोरी को खजांची में रिपोर्ट करने की धमकी दी। उनका दावा है कि वह जंपर केबल्स की तलाश में 10 ब्लॉक चला गया है और उसे अपनी कार में वापस जाने की जरूरत है। इसके साथ ज़ेफिर अनिच्छा से उसे अपनी कार में लाता है। रास्ते में मूसा छोटी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेफिर नाराज हो जाता है और उसे बंद कर देता है। वे जल्द ही एक लंबी इमारत के सामने रुक जाते हैं, जहां मूसा की कार खड़ी होती है। ज़ेफिर अंदर एक सर्फबोर्ड नोटिस करता है और उसे केबलों के साथ वाहन को कूदने में मदद करता है। जैसे ही वे प्रतीक्षा करते हैं, वे सर्फिंग के लिए अपने साझा जुनून पर बंधन करते हैं और ज़ेफिर उसे आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। मूसा यह भी स्वीकार करता है कि भले ही उसने उसकी मदद नहीं की थी, वह अपने शॉपलिफ्टिंग को कैशियर को रिपोर्ट नहीं करता था। उस शाम उनमें से दोनों मूसा के घर के बाहर ज़ेफिर के वैन में घनिष्ठ हो रहे थे। दोनों तब सर्फिंग के बारे में अधिक चैट करते हैं और अंततः वैन में सो जाते हैं। मूसा अगली सुबह जल्दी उठता है और उसके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए अंदर जाता है। दुर्भाग्य से जब वह लौटता है, ज़ेफिर पहले से ही अपने वैन के साथ चला गया है, जिससे उसे बहुत निराश हो गया है। बाद में हम ज़ेफिर को एक समुद्र तट की पार्किंग स्थल पर ड्राइविंग करते हुए देखते हैं,
जो एक अकेला पिकअप ट्रक को छोड़कर पूरी तरह से खाली है। वह सर्फ करने का फैसला करती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि उसकी फिन कुंजी मूसा द्वारा फेंक दी गई थी, जबकि वे अंतरंग हो रहे थे। कोई अन्य विकल्प नहीं के साथ वह अकेले ट्रक से संपर्क करती है, कुछ खोजने की उम्मीद करती है। बस तब ट्रक के मालिक दिखाता है, जो लानत टकर के अलावा कोई नहीं हो जाता है। ज़ेफिर पूछता है कि क्या उसके पास एक फिन कुंजी है, और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हाथ टकर ड्राइव करने के बाद ज़ेफिर ने मूसा से एक पाठ प्राप्त किया कि उसने क्यों छोड़ा, इसलिए वह खुलासा करती है कि वह सर्फ करने आई है। लेकिन फिर अचानक ज़ेफिर जल्द ही बेहोश हो जाता है, इसलिए टकर उसे अपने ट्रक में डाल देता है और उसे एक बड़े सूटकेस में भर देता है। जैसे ही सूरज उगता है, टकर अपनी नाव पर लौटता है और एक केबिन के अंदर बड़े सूटकेस को खींचता है। कहीं और मूसा समुद्र तट के पार्किंग स्थल पर पहुंचता है और ज़ेफिर के वैन को स्पॉट करता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिल पाती है। वह अपना फोन डायल करता है संख्या, लेकिन इसे वैन के अंदर से बजती सुनता है। नाव में वापस ज़ेफिर धीरे धीरे चेतना प्राप्त करता है, केवल खुद को बिस्तर पर हथकड़ी लगाने के लिए। यहाँ हम सीखते हैं कि हीथ भी वहाँ हैंडक फेड है। ज़ेफिर अपनी सारी ताकत के साथ चिल्लाता है, लेकिन हीथ उसे बताता है कि यह व्यर्थ है क्योंकि कोई भी उसे सुन नहीं सकता है। भले ही ज़ेफिर निष्क्रिय रहने से इनकार कर देता है और ताला लेने के लिए कुछ खोज शुरू कर देता है, लेकिन उसकी टकटकी जल्द ही दीवार पर खींची जाती है, जहां पिछले कैद का नाम सतह में खरोंच कर दिया गया है, उसकी रीढ़ को ठंडा भेज रहा है। दोनों महिलाएं तब अपनी गंभीर स्थिति पर चर्चा करती हैं और महसूस करती हैं कि इस जगह पर कोई भी उन्हें देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि वे पर्यटक हैं। कहीं और मूसा काम करने जा रहा है जब वह ज़ेफिर के ट्रक को टूटा हुआ है, जो उसे चिंतित करता है। इस प्रकार वह तुरंत उसे लापता रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे। अधिकारी संकोच करता है जब वह सीखता है कि मूसा ने उसे केवल 11 घंटे तक जाना है और यह सुनिश्चित नहीं है कि वह वास्तव में गायब है, लेकिन मूसा की मांग है कि वे रिपोर्ट दर्ज करें। लेकिन जब उसे ज़ेफिर के अंतिम नाम के लिए कहा जाता है, तो मूसा को भाषणहीन छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसे कोई पता नहीं है। नाव में वापस लड़कियां अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं और हीथ को दोषी लगता है कि उसने अपनी मां को नहीं सुना और यात्रा करने के लिए एक अंतर्वर्ष लिया। ज़ेफिर भी खुलता है और पता चलता है कि वह एक अनाथ है जो कई पालक माता पिता के साथ बड़ा हुआ और यहाँ तक कि जुवी में समय बिताया। चैट करते समय वह नोटिस करता है हीथ की बिकनी में अंडरवायर और उसे इसे पारित करने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि इसका उपयोग लॉक लेने के लिए किया जा सकता है। ज़ेफिर तार को हटाने का प्रबंधन करता है, ठीक है, जब टकर पानी और भोजन युक्त ट्रे के साथ दिखाई देता है। हीथ सिर्फ पानी पीता है, जबकि ज़ेफिर मांग करता है कि वह उसे भोजन दे और वह पानी भी पीता है, जिसके बाद मनोचिकित्सक अंततः उन्हें अकेला छोड़ देता है। बाद में ज़ेफिर तुरंत अपना काम फिर से शुरू कर देता है, लेकिन वह जल्द ही पसीना शुरू कर देती है और उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वह अंततः फर्श पर गिर जाती है और टकर कमरे में लौट जाता है और शांति से तार लेता है। तब पता चला कि उसने अपने पेय को बहकाया था, जिससे दोनों महिलाएं अंततः बाहर निकल गईं। कुछ समय बाद ज़ेफिर जागता है और चौंक गया है, खुद को डेक पर एक कुर्सी के लिए जंजीर खोजने के लिए, जबकि टकर आकस्मिक रूप से एक कैमरा सेट करता है। मनोचिकित्सा तब बेहोश हीथ तक पहुंचता है, जो एक दोहन से लैस है। वह उसे जागने से पहले अपने बालों के एक किनारे को काटने के लिए एक चाकू का उपयोग करता है। क्षणों बाद
टकर एक स्विच फ्लिप करता है जो पानी के ऊपर कुछ फीट हीत उठाता है। ज़ेफिर ने उसे अपने जीवन को छोड़ने के लिए भीख मांगता है, जबकि हीथ सोप्स के रूप में कई शार्क उसके नीचे तैर रहे हैं। वह अपने जीवन के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन टकर उसे अनदेखा करता है और निलंबन को कम करता है, जब तक हीथ पानी में आधा जलमग्न नहीं हो जाता है। और फिर ऐसा होता है। ज़ेफिर एक भेदी चीख को बाहर निकालता है, जबकि टकर मुड़ खुशी के साथ हर फ्रेम रिकॉर्ड करता है। कुछ समय बाद ज़ेफिर ने हीथ और उसका नाम दीवार में ले लिया, जबकि टकर नृत्य करता है और दूसरे कमरे में पीता है। यहाँ ज़ेफिर को दंग रह दिया जाता है जब वह पेंट के नीचे छिपे नामों की परतों को नोटिस करती है। यह खुलासा करती है कि उनके सामने अनगिनत पीड़ित थे। इस बीच टकर सावधानी से हीथ के बालों को डीवीडी कवर पर गोंद करता है और इसे दूसरों के साथ अलमारी में रखता है। फिर वह एक खाली टेप खींचता है और लेबल पर ज़ेफिर का नाम लिखता है, जिसका अर्थ है कि वह उसका अगला शिकार होगा। अगले दिन टकर भोजन और पानी के साथ ज़ेफिर का दौरा करता है, लेकिन वह गुस्से में ट्रे को मारता है और उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। वह अपने कार्यों को औचित्य साबित करने की कोशिश करता है, खुद को एक शार्क से तुलना करता है जो पारिस्थितिकी तंत्र को आदेश देने के लिए कमजोर प्राणियों पर शिकार करता है। लेकिन ज़ेफिर ने रिटॉर्ट किया कि शार्क अत्यधिक विकसित प्राणी है, जबकि वह सिर्फ एक कायर है जो महिलाओं को मारता है क्योंकि उसकी मां ने कभी उससे प्यार नहीं किया था। हालांकि टकर इसका जवाब नहीं देता है और छोड़ने से पहले वह सुझाव देता है कि वह शौचालय के रूप में प्रदान की गई बाल्टी का उपयोग करती है। बाद में ज़ेफिर, जो अब तक बाल्टी का उपयोग करने से इनकार कर रहे थे, कुछ महसूस करता है। वह बाल्टी के एक दांतेदार टुकड़े को तोड़ देती है और इसे एक क्रूड हथियार में बदल देती है। बाद में उस रात टकर शामक के साथ लौटता है और उसे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि वह अभी भी सो रही है, लेकिन ज़ेफिर जल्दी से उसे तेज शॉट को डुबो देता है और आदमी बेहोश हो जाता है। ज़ेफिर तो अपनी चाबियां पकड़ता है और खुद को मुक्त करने के लिए प्रबंधित करता है, लेकिन इससे पहले कि वह छोड़ सके, टकर चेतना प्राप्त करता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह जल्द ही पकड़ लेता है और उसके पैर को इंजेक्ट करता है। शामक उसे दूर लात मारने के बाद लड़की नियंत्रण कक्ष में भाग जाती है, जहां वह मदद के लिए रेडियो का प्रयास करती है, लेकिन सफलता के बिना। वह डेक की ओर जाता है, लेकिन टकर फिर से दिखाई देता है और उस पर हमला करने वाला है। इस प्रकार हताश महिला अपने कैमरे को पानी में फेंक देती है और फिर उसके बाद खुद को फेंक देती है। दुर्भाग्य से दवा के प्रभाव जल्दी से खत्म हो जाते हैं, जिससे वह चेतना खो देता है और तैराकी को रोक देता है, इसलिए मनोचिकित्सक उसे नाव पर वापस लाता है। अगली सुबह मूसा ज़ेफिर की तलाश करने के लिए कई पुलिस अधिकारियों के साथ समुद्र तट पर पहुंचता है। अचानक एक विचार उसे हमला करता है और वह वेववॉच नामक एक ऐप खोलता है, जो किनारे के साथ विभिन्न स्थानों से कैमरा फुटेज को धारा देता है। मूसा को उस क्षण का फुटेज मिला जब ज़ेफिर गायब हो गया और एक ट्रक को दूर चलाता है जहां से उसकी वैन पार्क किया गया था। वह एक लोगों को नोटिस करता है जो कहता है कि टकर अनुभव और आदमी से संपर्क करने का फैसला करता है। मूसा को अपनी वेबसाइट पर टकर का नंबर मिलता है और कॉल करता है, लेकिन यह अनुत्तरित हो जाता है। इस बीच टकर शहर में है, क्योंकि कल रात उसका पुराना नष्ट हो गया था एक नया